तो डॉक्टर तो कैसे आप? तो वही उम्मीद है हमेशा की तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है सीके बाबा की क्लास में। और इस खूबसूरत से आपके के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है ईसीआई नीट। और हमने स्टार्ट क्या कर रखा है, एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का बड़ा ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसमें पढ़ते क्या है, मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटन सिस्टम। तो अभी क्या चल रहा है, मस्कुलर सिस्टम चल रहा है, जिसके ऑलरेडी 6 लेक्चर जो है वो चैनल पर अपलोड कर दिए गए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैप्टर को शुरुआत से आप पढ़िए, जिससे कि एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। तो पिछले लेक्चर तक हमने ये देख लिया था, मैकेनिज्म के बारे में हम देखने जा रहे थे। तो ये तो हमने देख लिया था कि सीएनएस सिग्नल कैसे आएगा, मोटर न्यूरॉन कैसे लेकर के आएगी, जो डीपोलराइजेशन है मसल से उसकी मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन कैसे होगा, जो भी है ये तो हमने देख लिया था। लेकिन फिर आखिर में पॉइंट लिखा था कि मसल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन वो कैसे होगा, तो उसको समझने के लिए एक थ्योरी मैंने आपको बताई थी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उस थ्योरी से पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट कर लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपने एक नाम सुना होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन शॉर्ट में इसको बोला जाता है एनएमजे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसको बोलते हैं या एनएमजे किसको बोलते हैं, कि नाम से पता चल रहा है, न्यूरो मतलब न्यूरॉन, मस्कुलर मतलब मसल्स। तो जंक्शन बिटवीन मसल्स एंड न्यूरॉन क्या, उसको क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। और तो थोड़ा फिर से आ गया, पिछले लेक्चर में आया था, और तो थोड़ा इस लेक्चर में भी आ गई। तो किसको बोलेंगे भाई, एनएमजे। तो जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल्स। ठीक है, न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो जंक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब एक और नाम आपने सुना होगा, साइनेप्स। तो साइनेप्स किसको बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स। लेकिन एक न्यूरॉन और एक मसल्स के बीच में जो जंक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे। और एक और नाम है, एनसीईआरटी में दे रखा है, मोटर यूनिट। कौन सी यूनिट, मोटर यूनिट। हिंदी में बोले तो प्रेरक इकाई। तो प्रेरक इकाई किसको बोलते हैं, तो प्रेरक इकाई बोलते हैं मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर, या मसल जो सेल थी, इन दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं हम, मोटर यूनिट बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, प्रेरक इकाई बोलते हैं। तो ये बात है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर यूनिट के बारे में। तो आप इसको नोट कर लो, फिर आप आगे क्या देखते हैं, आगे बात करते हैं हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में। नोट कर लो आप इसको। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। हाँ, तो आगे चलते हैं हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो आप हेडिंग डालिए स्लाइडिंग हिंदी में बोल देता हूं, विसर्पी तंतु सिद्धांत। अभी इससे रिलेटेड मैंने पिछले लेक्चर में आपको बात बताई भी थी कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो पतले तंतु है वो मोटे तंतुओं के ऊपर क्या करते हैं, सरकते हैं, जिससे कि क्या होगा, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो वो कैसे सरकेंगे, क्या होगा, वो देखिए आप। आज एक एक चीज मैं आपको बता दूंगा, स्लाइड फिलामेंट थ्योरी की एक एक चीज मैं आपको बता करके चैन लूंगा आज। तो देखिए क्या होगा, ये
वही जेड लाइन। कौन सी? वही वही वाली, वही जेड लाइन है ये। देखिए जरा इसको ध्यान से, ये वही जेड लाइन। या थोड़ा इसको आप वाइड भी कर सकते हो, इसकी लेंथ को बढ़ा भी सकते हो। तो ये वही जेड लाइन है जो आपने कभी ना किसी लेक्चर में आपने देखी होगी, सुनी होगी। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर हुआ करते थे किसी जमाने में। हमने देखा था ना 2-3 लेक्चर पहले। तो किसी जमाने में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखे होगी आपने, गलती से देख लिया होगा तो। गलती से अगर आपको याद है, आपको अगर गलती से याद है ना, तो ऐसी स्ट्रक्चर आपने देखी होगी। तो ये जो क्रिस क्रॉस मैंने लाइन बनाई है ये वाली, ये तो क्या है? जेड लाइन। और ये जो रेड कलर से मैं बना रहा हूँ वो क्या है जी? जी साहब वो मायोसिन फिलामेंट, वो मोटे तंतु है, वो थिक फिलामेंट है। तीन नाम मैंने एक साथ बोले ना, मोटे तंतु, थिक फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट। ऐसे मत समझ लेना कि तीनों अलग अलग है, तीनों एक ही चीज है। तीनों का नाम एक ही बहुरूपी है ये तीनों। और इनके बीच में क्या था? इनके बीच बीच में इनको इनके बीच बीच में क्या था? एक्टिन फिलामेंट। ये देखिए जी, आप साथ साथ बनाओगे ना इस डायग्राम को, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आप साथ साथ बनाते रहना। अब एक साथ आप जब लास्ट में बनाओगे ना, तो एक खचपच मच जाएगी, जिससे कि ये फिर पता नहीं चलेगा कि क्या पर क्या हुआ है, कहाँ पर क्या हुआ है। तो साथ साथ बनाते चलेंगे। और जेड लाइन के उस तरफ भी क्या होंगे? यही एक्टिन फिलामेंट होंगे। जेड लाइन के इस तरफ भी क्या होंगे? एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होंगे। एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होंगे जैसा आप। तो जो ब्लू कलर वाले हैं वो तो क्या है? एक्टिन। और रेड कलर वाले जो है वो क्या है? मायोसिन। तो मैं नेमिंग भी लिख दूं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन है क्या है। तो ये तो देखिए क्या है, ये वाले ब्लू कलर वाले क्या है? एक्टिन या थिन थिन फिलामेंट। और ये रेड कलर वाले क्या है? रेड कलर वाले क्या है? मायोसिन फिलामेंट। रेड कलर वाले मायोसिन फिलामेंट है। ये आपको जो लाइन दिख रही है वो क्या है? जेड लाइन है। वो क्या है? नीचे लिख देता हूँ, वो जेड लाइन है। जेड लाइन है। और और क्या? कि ये यहां से लेकर के जहां से क्या होता है स्टार्ट, जहां से मायोसिन स्टार्ट होगा और जहां मायोसिन खत्म होगा, वहां से लेकर के वहीं तक क्या होता है? ए बैंड होता है। समझाया था कि नहीं पिछले लेक्चर में? जहां से मायोसिन स्टार्ट हो रहा है वहीं से क्या स्टार्ट हो रहा है? ए बैंड। जहां पे खत्म होगा मायोसिन वहीं पर क्या खत्म होगा? ए बैंड। तो जो आगे बच गया, आगे देखिए यहां से सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, और यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या है? ये आई बैंड है। कौन सा बैंड? ये वो बजाने वाला बैंड नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्शन करने वाला बैंड है। ये क्या है? आई बैंड। आई बैंड। और ए बैंड के उस पार्ट में जहां पर सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है आपको? मायोसिन प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, उसको क्या बोला जाता है?
एच जोन बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं। और समझने के लिए मैं ये ऐसे मायोसिन की वो हेड भी बना देता हूं, ये मायोसिन के क्या है, हेड है, मायोसिन के क्या है, ये हेड, तो ये हेड है मायोसिन की, ऐसे, ये ऐसे, समझते चलिए थ्योरी का, आप मजा लेते चलिए, अब भी समझ में आएगा आपको धीरे धीरे कि क्या चल रहा है। बीच में लेक्चर को स्किप मत कर देना बिल्कुल भी, यही तो समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। मैं पूरा एफर्ट डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तो ये चल, आपको लग रहा होगा ना ये वापस डायग्राम को क्यों बना दिया, तो पिछली क्लास में बनाया था उसी डायग्राम को वापस क्यों बना दिया। तो आप थोड़ा सब्र करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और दोनों जेड लाइन है, दोनों जो जेड लाइन है उनके बीच को बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते कि नहीं, दिख रहा है ना यहाँ तक। तो ये यहां से लेकर के यहां तक एक जेड लाइन से लेकर के दूसरी जेड लाइन तक की स्पेस को क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं। तो ये जो मैंने अभी कंडीशन बनाई है, ये कब की बनाई है, जब कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा है, जब कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा है तब की ये कंडीशन है, जब मतलब रिलैक्सेशन की कंडीशन है ये। तो जब कॉन्ट्रेक्शन जब होगा ना तब क्या होगा फिर, तो ये तो कौन सी कंडीशन है, रिलैक्स कंडीशन है। अब कॉन्ट्रेक्शन होगा तब क्या चेंज आएगा, तब वो डायग्राम में यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, वो डायग्राम में यहाँ पर बनाने जा रहा हूं। हाँ तो देखिए ये जो यहाँ तक वाला डायग्राम है, ये कौन सा डायग्राम है, ये बिफोर कॉन्ट्रेक्शन, मतलब कॉन्ट्रेक्शन से पहले की ये दशा है, जब मतलब कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा है या फिर मसल जो है वो रिलैक्स कंडीशन में। अब ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन, ये कब की बात चल रही है, ये इधर जो मैंने डायग्राम बनाया ना वो कौन सा है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन। तो कॉन्ट्रेक्शन के ड्यूरिंग क्या हुआ, देखो ये कौन सी कंडीशन है, सेकंड, ये कौन सी है, बिफोर कॉन्ट्रेक्शन, तो ये फर्स्ट कंडीशन है। तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन क्या होगा, आप एक बार डायग्राम को ध्यान से देखिए, एक बार आप डायग्राम को ध्यान से देखिए कि यहां पर पिछली थ्योरी को आप याद कीजिए, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, सीएनएस सिग्नल आएगा, मोटर न्यूरॉन लाएगी, सार्कोलेमा डीपोलराइज होगी, केटायन सार्कोप्लाज्म में मूव करेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगी, कैल्शियम आयन सीक्रेट करेगी, और कैल्शियम आयन सीक्रेट करते ही क्या होंगे, मायो जो ट्रोपोमायोसिन है और ट्रोपोनिन है वो रिमूव हो जाएंगे, कहां से, एक्टिन फिलामेंट से। और जैसे रिमूव होंगे तो एक्टिन के नीचे क्या प्रेजेंट था, मायोसिन। तो जैसे ही वो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन रिमूव हुए तो वैसे ही मायोसिन जाकर किससे बंध गए, मायोसिन जाकर के किससे बंध गए, मायोसिन जाकर के एक्टिन से क्या हो गए, बाइंड हो गए, जुड़ गए, ऐसे ऐसे क्या होंगे, वो जुड़ गए, ऐसे जुड़ गए। और जुड़ने के बाद जैसे जुड़ेंगे वो, तो जुड़ते ही क्या करेंगे वो, ये देखिए एक्टिन है, ये एक्टिन है, ये मान लो कि मेरा हाथ क्या है, मायोसिन के हेड है, तो ये हेड क्या करेंगे, इसे जुड़ते ही एक्टिन को अंदर की तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे। तो जैसे एक्टिन अंदर खींचेगी तो उससे जो जुड़ी हुई जो जेड लाइन है वो भी क्या हो जाएंगी, अंदर की तरफ खींच जाएगी। तो कॉन्ट्रेक्शन की ड्यूरिंग क्या होगा, बिफोर कॉन्ट्रेक्शन जो जेड लाइन दूर दूर थी वो कॉन्ट्रेक्शन की ड्यूरिंग क्या होगी, पास पास आ जाएंगी, पास पास आ जाएंगी। तो आप इस डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे कि पहले जो जेड लाइन है वो क्या थी, एक दूसरे से दूर दूर थी, मतलब सार्कोमेयर की जो लेंथ थी वो क्या थी, ज्यादा। अब जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो ये देखिए ये क्या है, सार्कोमियर, सार्कोमियर, तो क्या हो गया, श्रिंक हो गया, इसकी लेंथ घट गई, लेंथ घट गई। तो लेंथ जैसे ही घटेगी तो क्या होगा, और चेंज क्या होगा, आप डायग्राम में देख करके एनालिसिस कीजिए, डायग्राम में देख करके एनालिसिस कीजिए कि वो तो वापस में लिख देता हूं कि ये तो क्या है, ए बैंड। एक गोल्डन पॉइंट मैंने आपको फिफ्थ लेक्चर में लिखवाया था कि जहां से मायोसिन स्टार्ट हो रहा है वहीं से क्या स्टार्ट होगा, ए बैंड, और जहां मायोसिन खत्म हो रहा है वहीं पर क्या क्या खत्म होगा, ए बैंड। और ये इधर वाला जो है वो क्या है, आई बैंड है,
जिसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होती है, एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सार्कोमेर की लेंथ घट गई कॉन्ट्रेक्शन के ड्यूरिंग, लेकिन पहले एच जोन किसको बोल रहे थे, एच जोन उस पार्ट को बोल रहे थे जहां पर एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट नहीं था ए बैंड के अंदर। तो जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तब ये एक्टिन पास पास में आएंगी, एक्टिन पास पास में आएंगी, तो बीच का जेड एच जोन भी तो क्या कम होगा कि नहीं। तो देखिए पहले यहाँ पर एच जोन इतना था, एच जोन इतना था, यहाँ पर एक्टिन ओवरलैप करने की वजह से एच जोन कितना इतना सा रह गया। तो एच जोन भी क्या होगा, एच जोन की लेंथ भी घटेगी कि नहीं। सार्को जेड लाइन पास पास आई जिससे सार्कोमेर की लेंथ घटी, और सार्कोमेर की लेंथ घटने से क्या हुआ कि जो एक्टिन फिलामेंट है वो भी पास पास आए, जिससे एच जोन भी क्या हुआ, घटा कि नहीं घटा, बिल्कुल घटा। तो ये डायग्राम आप पहले बना लो। कौन सा डायग्राम, पहले ये डायग्राम बनाओ जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, या फिर ये कॉन्ट्रैक्शन से पहले की कंडीशन है। जब कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो ये डायग्राम आपको बनाना है, लेकिन चेंज क्या क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किस में क्या चेंज हो रहा है। तो एक बार मैं डायग्राम को देख के बोल रहा हूं, लेकिन फिर मैं उसको थ्योरी में भी लिखाऊंगा। तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा कि जेड लाइन पास पास आएंगी, सार्कोमेर की लेंथ घटेगी, सार्कोमेर, ये 2 पॉइंट क्लियर हुए। उसके अलावा एच जोन की लेंथ भी कम होगी, 3 हो गए। ए बैंड, ए बैंड की लेंथ में कोई चेंज होगा क्या, ए बैंड की लेंथ में कोई चेंज होगा क्या। पहले तो आप ये समझिए कि ए बैंड क्या था, जहां से मायोसिन स्टार्ट हो रहा है, जहां से मायोसिन खत्म हो रहा है, वो क्या ए बैंड। तो यहां पर भी तो मायोसिन अपनी जगह पर स्टेबल रहता है, मायोसिन अपनी जगह पर क्या रहता है, स्टेबल रहता है। तो यहां पर भी तो मायोसिन वो की हुई है, हिल कौन रहा है, हिल तो कौन रहा है, एक्टिन फिलामेंट हिल रहा है। तो ए बैंड की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ए बैंड से एक बैंड किसके समान है, मायोसिन फिलामेंट की लेंथ के क्या होता है, वो समान होता है। मायोसिन फिलामेंट की जितनी लेंथ होगी उतनी क्या होगी, ए बैंड की लेंथ होगी। तो मायोसिन फिलामेंट की लेंथ थोड़ी चेंज हुई, यहां पर भी मायोसिन फिलामेंट की डायग्राम में वो आपको छोटा दिख रहा होगा, तो जगह नहीं इसलिए आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन आप समझ सकते हो कि मायोसिन फिलामेंट की लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए ए बैंड की लेंथ में भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब बात होती है आई बैंड की। आई बैंड क्या था रे, आई बैंड यहां से लेकर के यहां तक क्या था, ये आई बैंड था। मतलब ये इधर वाला एक्टिन फिलामेंट और इधर वाले एक्टिन फिलामेंट का ये पार्ट जिसमें मायोसिन नहीं आ रहा है, तो यहां से लेकर के यहां तक क्या था, ये आई बैंड था। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तब ये एक्टिन फिलामेंट खिसक करके, इसका कुछ पार्ट खिसक करके कहां पर चला गया, किसने किसको ओवरलैप कर लिया, उसने मायोसिन को ओवरलैप किया। तो जो ये मान लो कि ये जो इतना था पार्ट पहले, इतना था पार्ट पहले एक्टिन का था, सॉरी आई बैंड का था, वो किसने खिसकने के बाद में किसका पार्ट हो गया, वो खिसकने के बाद में वो किसका पार्ट हो गया, ए बैंड का पार्ट हो गया। ठीक है, तो ए बैंड का पार्ट हो गया, तो इस वजह से आई बैंड की लेंथ घटेगी कि नहीं घटेगी, कि जो एक्टिन पहले आई बैंड का पार्ट था वो अब के शक्कर के मायोसिन के ऊपर ओवरलैप कर लिया, मतलब वो ए बैंड में चला गया, तो आई बैंड की लेंथ ऑटोमेटिक डिक्रीज होगी। तो आई बैंड की लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये दोनों आप डायग्राम बना लो, आप दोनों डायग्राम बना लो, फिर मैं इसकी थ्योरी आपको लिखवा देता हूँ। तो ये एच जोन है, ये क्या है, एच जोन है। तो आप ये डायग्राम बना लो, फिर मैं इसकी थ्योरी आपको लिखवा रहा हूँ। तो थ्योरी क्या है इसकी, कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा होगा, यही क्वेश्चन आएगा नीट में, नीट में यही क्वेश्चन आएगा। तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ, जेड लाइन एक दूसरे के क्या आती है, पास पास। तो जेड लाइन जब पास आएगी तो सार्कोमेयर की लेंथ, सार्कोमेयर की लेंथ घटेगी, सार्कोमेयर की लेंथ भी घटेगी। तो जैसे जेड लाइन पास पास आएंगी, मतलब एक्टिन फिलामेंट भी पास पास आएंगे, एक्टिन फिलामेंट पास आकर के इसको ओवरलैप करेंगे मायोसिन को,
तो जो पहले एच जोन की लेंथ ज्यादा थी, कॉन्ट्रेक्शन के ड्यूरिंग एच जोन की लेंथ क्या जाएगी, घट जाएगी। तो एच जोन की लेंथ घटेगी, एच जोन की लेंथ घटेगी। आई बैंड की लेंथ, अभी एफर्ट डाल के आपको समझाया कि आई बैंड की लेंथ क्या हो जाती है, घट जाती है। ए बैंड की लेंथ, ए बैंड की लेंथ में क्या होता है, नो चेंज। ए बैंड की लेंथ में क्या होता है, नो चेंज, किसी में कोई चेंज नहीं होता है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ एक्टिन फिलामेंट और लेंथ ऑफ मायोसिन, लेंथ ऑफ एक्टिन फिलामेंट एंड लेंथ ऑफ मायोसिन फिलामेंट, क्या लेंथ चेंज हो रही है? एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट की लेंथ चेंज हो रही है? चेंज लेंथ नहीं हो रही है, वो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर खिसक रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हैं, खिसक रहे हैं। जो एक्टिन पहले आई बैंड का पार्ट था, वो कॉन्ट्रेक्शन के बाद में किसका पार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा किसका पार्ट हो जाएगा, वो ए बैंड का पार्ट हो जाएगा। लेकिन लेंथ तो उसकी अभी भी वही है जो पहले थी। तो एक्टिन और मायोसिन की लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है, तो नो चेंज, तो नो चेंज। तो ये गोल्डन पॉइंट है क्वेश्चन। ये जो है, अगर विसर्पित तंतु जो सिद्धांत है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है, उससे अगर क्वेश्चन नीट में बनेगा तो यही क्वेश्चन बनेगा कि जेड लाइन क्या होती है, पास आती है कि दूर जाती है, सार्कोमेर की लेंथ चेंज होती है कि नहीं होती। तो इनको आप ध्यान से स्टार लगा सकते हो, और नीट के लिए क्या ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसका उल्टा भी तो आपसे पूछ सकता है ना, उल्टा, कि ये तो कॉन्ट्रेक्शन की बात है, तो कॉन्ट्रेक्शन के बाद में वापस क्या होना है, रिलैक्सेशन होना है। तो रिलैक्सेशन के दौरान क्या होगा, तो कॉन्ट्रेक्शन की बात तो ये है, लेकिन रिलैक्सेशन के बाद में क्या होगा, तो रिलैक्सेशन के बाद की बात भी मैं आपको लिखवा देता हूं। तो इधर इधर लिखवा देता हूं मैं कि आफ्टर कॉन्ट्रेक्शन या रिलैक्सेशन, आफ्टर कॉन्ट्रेक्शन या रिलैक्सेशन, तो आफ्टर कॉन्ट्रेक्शन या रिलैक्सेशन में जेड लाइन एक दूसरे से दूर दूर चली जाती है, दूर दूर। सार्कोमियर की लेंथ, सार्कोमियर की लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। एच जोन भी बढ़ेगा, आई बैंड भी बढ़ेगा। ए बैंड में कभी भी कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि ए बैंड की लेंथ किसके समानुपाती है, ए बैंड की लेंथ किसके समानुपाती है, मायोसिन फिलामेंट की लेंथ की। ए बैंड में नो चेंज। लेंथ ऑफ एक्टिन या लेंथ ऑफ मायोसिन, तो इनमें कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, नो चेंज। तो ये नीट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, विसर्पित तंतु सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब कॉन्ट्रेक्शन होगा, मायोसिन किससे, ये देखिए मायोसिन किससे बाइंड हो गया, एक्टिन से। एक्टिन से बाइंड होने के बाद में ये एक्टिन फिलामेंट किसके ऊपर खिंच सकता है, मायोसिन के ऊपर इधर खिंच सकता है। ऐसे ही इधर वाले जो इधर इधर वाले जो मायोसिन है, उनके ऊपर भी क्या होगा, एक्टिन होगा। तो उधर वाले एक्टिन भी क्या होंगे, मायोसिन के ऊपर खिसकेंगे। तो मायोसिन के ऊपर खिसकने से एक्टिन जैसे खिसकेगा, तो एक्टिन फिलामेंट पास पास आएंगे, एक्टिन फिलामेंट पास आएंगे, तो उनसे जो जुड़ी हुई जेड लाइन है वो भी क्या आएगी, पास आएगी। तो जेड लाइन पास पास आएंगी, सार्कोमेर घटेगा, एच जोन घटेगा, आई बैंड की लेंथ घटेगी, ए बैंड की लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की लेंथ में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये क्या थी, ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। एकदम इजी आपको समझ में आई कि नहीं, तो ये आपको एकदम इजी समझ में आ गई होगी।
मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन एनसीईआरटी में एक और हिडन लाइन है जो कि स्टूडेंट को दिखती नहीं है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब बोलते हैं कि ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी था। तो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। मैं आपको दिखा भी दूंगा कि एनसीईआरटी में ये कहाँ पर, एनसीईआरटी में ये कहाँ पर। और आप अपनी आंखें खोल करके, आंखें फाड़ करके देख लेना कि मैं जो अब लिखवा रहा हूँ वो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं होगा, वो एनसीईआरटी के अंदर की बात। लेकिन एनसीईआरटी वालों ने उनको छुपा दिया है जिससे कि आपके क्वेश्चन क्या हो जाए गलत। लेकिन बाबा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दिया जाएगा, तथास्तु। तो वो क्या है देखिए, ये 3 कंडीशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तो ये सार्कोमेयर बनाया हमने, क्या बनाया, ये सार्कोमेयर बनाया। और ये जो बीच में जो खाली स्पेस है उसको आप क्या मान सकते हो, एच जोन। एच जोन, यहां पर ये क्या है, एच जोन। तो वहां पर एच जोन की लेंथ क्या है, ज्यादा है, यहां पर एच जोन की लेंथ घट गई। तो मतलब ये कौन सी कंडीशन है, ये तो रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन कंडीशन। ये दूसरी, एच जोन की लेंथ घट गई, कब घटती है, कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन में, कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन में। तो ये कॉन्ट्रैक्शन है। तीसरे में तो एच जोन एकदम गायब ही हो गया, एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे के एकदम क्या हो गए, पास पास आ गए, एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया। तो ये कब की बात है, ये कब की बात है, हाइपर कॉन्ट्रैक्शन। जब ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा ना तब एच जोन एकदम क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये कौन सी कंडीशन है, हाइपर कॉन्ट्रैक्शन। तो हाइपर कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन है ये देखिए मैं हटा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, तीनों को आप देखिए। इसमें एच जोन को देखिए, आप एच जोन को देखिए, पहले वाले डायग्राम में एच जोन बढ़ा है तो वो रिलैक्स की कंडीशन है, दूसरे में एच जोन घट गया वो कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन है, तीसरे में एच जोन एकदम गायब हो गया तो वो कौन सी कंडीशन है, हाइपर कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन है। आई कि नहीं बात समझ में, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और एक और नोट आप लिख सकते हो, एक और नोट आप लिख सकते हो कि एक तो क्या थी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या थी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक है कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या आता है, बाहर कब आता है, बाहर कब आता है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कैल्शियम आयन क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा। और यही तो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा क्योंकि ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन को रिमूव करेगा एक्टिन फिलामेंट से। लेकिन कैल्शियम आयन वापस अंदर चला जाएगा किसके, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कब, रिलैक्स की कंडीशन में। तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद में रिलैक्स भी तो होना है, तो जो कैल्शियम आयन है वो कहां पर जाएंगे, वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में घुस जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। तो ये क्या था, ये प्रोग्राम किसका था, ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी और इंपोर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन, और ये एक नोट, ये क्या है, एक नोट। तो यहां तक हमने मैकेनिज्म पूरी की पूरी देख ली है, मैकेनिज्म पूरी की पूरी हमने देख ली है। और यहीं पर स्केलेटन मसल्स भी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई। अब हमको देखना क्या है, इसी लेक्चर में देखेंगे हम कि हमको अब देखना क्या है, दो मसल बच गई, एक तो स्मूथ मसल और एक कार्डियक मसल। अब उनके बारे में ज्यादा डिटेल में एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, लेकिन फिर भी एक बार वापस हम उसको पढ़ लेते हैं। लेक्चर के जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब तो हमने पढ़ाई था, एक बार वापस मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। और उन दो मसल्स के अलावा मसल्स के दो टाइप भी दे रखे हैं, रेड मसल और व्हाइट मसल फाइबर। तो वो क्या है वो भी हम देखने जा रहे हैं। तो आप पहले इसको नोट कर लो, फिर हम देखते हैं स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, उसके बाद में रेड मसल और व्हाइट मसल में डिफरेंस जो भी, आप इसको नोट कर लो साइड में। तो देखिए आपने वो नोट कर लिया होगा। अब जो दो इंपोर्टेंट मसल बच रही है, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, वैसे तो ये मैंने पहले ही आपको करवा दी है, इसके बारे में एनसीईआरटी में इतना लिखा हुआ है और उतना मैंने आपको करवा दिया है। लेकिन एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि स्मूथ मसल क्या है। स्मूथ मसल का दूसरा नाम क्या था,
नॉन स्ट्रेटेड मसल, अरेखित पेशियां, क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती, तो स्ट्रिप्स क्या रहती है इसमें? एब्सेंट। स्ट्रिप्स एब्सेंट होने का मतलब क्या? उसमें ए बैंड और आई बैंड नहीं पाए जाते, ए बैंड और आई बैंड नहीं पाए जाते, लेकिन वो भी एक मसल्स है, तो कॉन्ट्रेक्शन तो उसमें भी होगा ना। तो कॉन्ट्रेक्शन कौन करवाता है? एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट। तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट तो क्या होंगे इसमें? प्रेजेंट होंगे। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, क्योंकि बिना एक्टिन और एक मायोसिन फिलामेंट के बगैर कॉन्ट्रेक्शन कैसे हो सकता है? समझ रहे हो? बिना एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के बगैर कॉन्ट्रेक्शन कैसे हो सकता है? और कैसी होती है? यूनि न्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें केंद्रक एक ही पाया जाता है। शेप कैसी होती है इसकी? स्पिंडल शेप या फ्यूजिफॉर्म, तरकु रूपी, हिंदी में बोले तो तरकु रूपी। ये देखिए, तरकु रूपी का मतलब दोनों किनारे कैसे हो? नुकीले हो। एक केंद्रक दिख रहा है, ये इसकी मेम्ब्रेन, वो सार्कोलेमा, और इसमें जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। इतना ही है, इतना ही है, इतना ही पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ गए? आप समझदार बच्चे हो, एनसीईआरटी फॉलो करते हो। आउट ऑफ एनसीईआरटी आप कम से कम जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी 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 फॉलो किया जा रहा है, तो आप आउट ऑफ एनसीईआरटी को पढ़ने से आप बचिए। आउट ऑफ एनसीईआरटी वही पढ़िए जो पीवाईक्यू में या फिर पिछले एग्जाम में पूछा गया आपसे। ठीक है? इस मूत्र मसल के बारे में आपको इतना पढ़ना है, और पहले मैंने आपको समझा दिया। अब तीसरी मसल है कार्डियक मसल। कार्डियक किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है? दिल के लिए, हार्ट के लिए, हृदय के लिए। तो कहां पर प्रेजेंट होती है ये? मायोकार्डियल लेयर ऑफ हार्ट। हार्ट में 3 लेयर बताई थी ना मैंने, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो मायोकार्डियम लेयर में ये प्रेजेंट होती है, ये मसल कार्डियक मसल। तभी हार्ट में क्या हो पाता है? रिलैक्सेशन कॉन्ट्रेक्शन, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है? स्ट्रक्चरली कैसी है ये? स्ट्रक्चरली कैसी है? स्नीजिंग जो है, छींक आना है, वो क्या? एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। नर्वस सिस्टम में आप इसको पढ़ोगे। ठीक है? अगर मेरे कंट्रोल में होता तो मैं इसको बिल्कुल भी रोक पाता, लेकिन ये क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो ऑटोमेटिक होता है, इसको कंट्रोल में ही किया जा सकता। एक और एक्स्ट्रा लाइन है नर्वस सिस्टम की। हर चीज में आप कॉन्सेप्ट ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो स्ट्रक्चरली नीट का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना। संरचनात्मक रूप से देखे तो कैसी है? स्ट्रेटेड, मतलब रेखित है, इसमें धारियां प्रेजेंट होंगी। लेकिन फंक्शनली, कार्यात्मक रूप से देखे तो कैसी है? इनवोलेंट्री, मतलब अनैच्छिक पेशियां। हार्ट कॉन्ट्रेक्शन करेगा, रिलैक्सेशन करेगा, तो क्या हमारे कंट्रोल में है क्या वो? तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उसमें जो मसल्स है वो कैसी है? इनवॉलेंट्री है, अनैच्छिक। तो देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन हुई कि नहीं? स्टेटेड तो किसका कैरेक्टर है? स्केलेटल मसल का, लेकिन इनवॉलेंट्री किसका कैरेक्टर है? स्मूथ मसल का कैरेक्टर है। तो स्ट्रक्चरली कैसी है? स्टेटेड। फंक्शनली कैसी है? इनवॉलेंट्री। ए बैंड और आई बैंड प्रेजेंट होंगे तभी तो इसमें धारियां प्रेजेंट होगी, तभी तो इसमें रेखाएं दिखाई देंगी। और कैसी होती है? साकित होती है। जैसे ये है, ये आपको देखो ऐसे ब्रांच निकलती हुई दिखाई दे रही कि नहीं? तो ये कैसी होती है? साकित होती है। साकित पेशियां किसको बोलते हैं? कार्डियक मसल को बोला जाता है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। और इनके बीच में देखिए, ये तो क्या पूरी की पूरी मसल है। ये क्या दिखा, ये मैंने क्या दिखाया? ये जो ब्लू कलर से डॉट डॉट मैंने आपको दिखाया है, वो क्या है? वो है न्यूक्लियस। क्या है वो? न्यूक्लियस। क्या है वो? न्यूक्लियस। और ये जो ब्लैक ब्लैक पट्टियां मैंने आपको दिखा रखी है, वो क्या है? ए बैंड और आई बैंड, ए बैंड और आई बैंड। लेकिन एक चीज और देखिए आप, कि इधर की जो सार्कोलेमा है और इधर की जो सार्कोलेमा है, दोनों को एक स्ट्रक्चर कनेक्ट कर रही है। इधर की सार्कोलेमा और इधर की सार्कोलेमा के बीच में एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, जिसको बोला जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटरकैलेटेड डिस्क। तो इंटरकैलेटेड डिस्क किसका कैरेक्टर है? ओनली 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 कार्डियक मसल का कैरेक्टर है इंटरकैलेटेड डिस्क। इसके अलावा किसी भी मसल में आपको इंटरकैलेटेड डिस्क देखने नहीं मिलेगी।
तो इंटरकलेटेड डिस्क क्या होगी, प्रेजेंट। उसी का दूसरा नाम क्या है, कम्युनिकेशन जंक्शन। क्या, कम्युनिकेशन जंक्शन। इंटरकलेटेड डिस्क का दूसरा नाम कम्युनिकेशन जंक्शन। और उसी का एक और नाम ट्रांसवर्स सेप्टा, और उसी का एक दूसरा नाम बूस्टर रिंग। चार नाम है, लेकिन आपको मेन इंपॉर्टेंट कौन सा याद रखना है, इंटरकलेटेड डिस्क। मेन फंक्शन क्या होगा इसका, इंटरकलेटेड डिस्क का फंक्शन क्या है, इंपल्स जो है उसकी स्पीड को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। जैसे मान लो कि यहाँ पर इंपल्स इधर वाली सार को लेमा पर, तो वो उस इंपल्स को यहाँ से डायरेक्ट कहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इधर वाली सार को लेमा पर, जिससे कि इंपल्स का कंडक्शन तेजी से हो पाता है, फास्ट हो पाता है। तो ये क्या थी हमारी सभी की सभी मसल्स, तीनों टाइप की मसल्स देख ली। अब एक एनसीईआरटी में लास्ट पॉइंट दे रखा है, मसल्स वाले पोर्शन में एक और लास्ट पॉइंट दे रखा है, रेड मसल और व्हाइट मसल। तो उसको भी हम जल्दी से जल्दी फटाफट खत्म कर लेते हैं। आप इसको नोट कर लो, ठीक है, मैं साइड में हट जाता हूँ, नोट कर लो। चलिए, तो मसल्स का जो लास्ट पोर्शन है वो भी, उसको भी हम खत्म कर लेते हैं। रेड मसल एंड व्हाइट मसल्स, एनसीईआरटी में इसको लास्ट में दे रखा है मसल वाले पोर्शन में, लाल पेशी तंतु और सफेद पेशी तंतु। तो क्या डिफरेंस है, लाल पेशी तंतु है तो सीधी सी बात में रेड कलर होगा। तो रेड मसल क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनका कलर कैसा होता है, रेडिश कलर। रेडिश कलर क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर मायोग्लोबिन पिगमेंट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। रेडिश कलर है क्यों, क्योंकि इनमें मायोग्लोबिन पिगमेंट क्या है, ज्यादा मात्रा में। और व्हाइट मसल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनका कलर कैसा है, व्हाइटिश। क्यों, क्योंकि इनमें मायोग्लोबिन कम मात्रा में। मायोग्लोबिन का कलर कैसा है, रेड कलर है। तो जहां पर ज्यादा होगा वहां पे कलर कैसा, रेड। जहां पर कम होगा वहां पर व्हाइट। इसमें रेड मसल में कौन सा रेस्पिरेशन पाया जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन। और इसमें कौन सा पाया जाएगा, व्हाइट में एन एरोबिक अवायवीय श्वसन। और एक सेल ऑर्गेनल जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब, उसका काम ही क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करवाना। तो जहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया फिर सार्कोसोम का नंबर भी ज्यादा होगा, और जहां पर एनएरोबिक होगा वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम होगा। और जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तब वहां पर किसका डिपोजिशन हो जाता है, लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन देखने आपको मिलेगा, जिससे क्या आएगी, फटिगनेस आएगी। और जहां पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता वहां पर आपको डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इनमें कॉन्ट्रेक्शन, यहाँ पर देखिए, जहां पर वायवीय श्वसन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, वहां पर एनर्जी भी ज्यादा मिलेगी। लेकिन इसको आप यहां पर उल्टा लेकर के चलिए, यहां पर कॉन्ट्रेक्शन कैसा है, स्लो। रेड मसल में कॉन्ट्रेक्शन स्लो, लेकिन व्हाइट मसल में कॉन्ट्रेक्शन कैसा देखने मिलेगा, आपको फास्ट कॉन्ट्रेक्शन देखने मिलेगा। और इनमें जो कॉन्ट्रेक्शन होगा वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा, और इनमें जो कॉन्ट्रेक्शन होगा वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि मैंने डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दिया, क्योंकि इनमें डिफरेंस आपको याद रखना है, इसमें समझाने जैसी कोई चीज नहीं है। जैसे कि अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि रेड, उसका रेड कलर होता है तो होता है, बस। मायोग्लोबिन का अमाउंट ज्यादा होता है तो होता है, उसमें समझना क्या है, आपको डायरेक्ट इसमें डिफरेंस याद रखना ही होगा। तो मैंने जो आपको लास्ट में जल्दी जल्दी करवा दिया ना, तो ये आपको मेमोराइज या याद रखने वाला पोर्शन था। ठीक है, तो आपको सभी टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और माय फ्यूचर डॉक्टर्स, बिल्कुल भी आप घबराए नहीं। अगर आपको कुछ भी ऐसे समझ में नहीं आता है ना, तब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बिल्कुल भेज दीजिए। आप मेरे को एज ए बड़ा भाई मान सकते हो। तो कैसा भी आपको डाउट आ रहा हो, कैसा भी आपको डाउट आ रहा हो, तो आप बेझिझक लिख करके भेजिए। टेलीग्राम पर लिख करके भेज दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दो, टाइप करके भी भेज सकते हो, या फिर आप वॉइस से भी भेज सकते हो। तो जैसे ही मेरे को एक्सप्लेनेशन करने कर पाऊंगा, वॉइस से करूं, वीडियो से करूं, लिख करके करूं, तो आपको एक्सप्लेनेशन उसकी आपके कमेंट की जरूर भी मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। अगली क्लास से हम क्या स्टार्ट करेंगे, स्केलेटल सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ दो चार खूबसूरत लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि एक शायरी लिखी है
कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा। तेरी सीरत साफ शीशे की तरह, तेरी सीरत साफ शीशे की तरह, मेरे दामन में दाग हजारों है। तेरी सीरत साफ शीशे की तरह, मेरे दामन में दाग हजारों है। तू नायाब किसी पत्थर की तरह, मेरा उठना बैठना बाजारों में। तू नायाब किसी पत्थर की तरह, मेरा उठना बैठना बाजारों में। तेरी मौजूदगी का एहतराम कर भी लूं, तेरी मौजूदगी का एहतराम कर भी लूं। जब तू होगा रूबरू, मैं जज्बात कहाँ छुपाऊंगा। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा। एक उम्र लेकर के आना, मैं खाली किताब ले आऊंगा। तोड़ कर लाने के वादे नहीं, मैं अपनी कलम से सितारे सजाऊंगा। जमीन पे कोई खास है नहीं मेरा, अगर तू एक बार कबूल करे, मैं अपने गवाहों को आसमान से बुलाऊंगा। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत सी लाइनें थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।